वालेकुम। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टीसीएफ पार्टनरशिप स्कूल स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म्स के हवाले से। ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एडमिशन फॉर्म्स आपने कैसे फिलअप करना है, ये ज़्यादातर प्रिंसिपल्स के लिए जो स्टूडेंट टीसीएफ द सिटीजन फाउंडेशन पार्टनरशिप स्कूल्स की प्रिंसिपल हैं और उन्होंने एडमिशन फॉर्म्स फिलअप करना है, क्योंकि अब एडमिशन्स डेट जो है ना वो शुरू हो गई हैं। एडमिशन टेन्योर वो स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन हो रहे हैं स्कूलों में। तो उनमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है ना वो दूर हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस लिए है। लास्ट ईयर की निस्बत इस साल टीसीएफ ने एक नया एडमिशन फॉर्म इशू किया है, उसमें कुछ एडिट की हैं, कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो इंशाल्लाह कि तमाम चीज़ें जो टीसीएफ को रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और प्रिंसिपल और टीचर से रिक्वेस्ट है कि एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें और तमाम जो फील्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से और बड़े एहतियात के साथ फिलअप करें। थैंक यू। आते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। इसमें है स्कूल इन्फॉर्मेशन। स्कूल इन्फॉर्मेशन में आपने नेम्स के आगे जो जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें स्कूल का नाम लिखना है। आपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे आ जाए एमजी कोड। कि एमजी कोड वो चीज़ होती है जिस वो सीरियल नंबर है या वो डिजिट्स पे मुश्तमिल है कि जो सिस में पैफ का जो पोर्टल है उसमें रजिस्टर्ड है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत एक पोर्टल है जिसको कहते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें जिस सीरियल नंबर के साथ रजिस्टर्ड है वो आपने एमजी नंबर यहाँ पे लिखना है। ये हर प्रिंसिपल को मालूम होता है कि स्कूल का एमजी नंबर क्या है। और इसके आगे ही बिल्कुल सामने स्कूल आईडी है। स्कूल आईडी वो चीज़ होती है जो टीसीएफ ने स्कूल को अलॉट की होती है और वो हर प्रिंसिपल के पास मौजूद होती है। उसको पता होता है कि वो कौन सी स्कूल आईडी, उसकी स्कूल की आईडी क्या है। उसके नीचे आ जाइए, सेक्शन बी है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इस पोर्शन में ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। ये तमाम क्वेश्चन जो ये स्टूडेंट के हवाले से है। आपने स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो आपके पास न्यू एडमिशन के तौर पर आ रहा है आपने इसमें एंट्री करनी है। इसमें इसको लिखना है अच्छे तरीके से के साथ और एहतियात के साथ। सबसे पहले नेम आ गया है। नेम आपने जो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बच्चे का नाम वही लिखें जो उसके बे फॉर्म पे मौजूद है। आप बच्चे का बे फॉर्म सामने रखें और एडमिशन को फिलअप करें, एडमिशन फॉर्म्स को फिलअप करें कि बच्चे का नाम जो बे फॉर्म के ऊपर है एज इट कंप्लीट नेम आपने इस बॉक्सेस में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी एडमिशन फॉर्म से मिल जाएगी, एडमिशन सॉरी बे फॉर्म से मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जेंडर लिखें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ये भी आपके पास बे फॉर्म में मौजूद होगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो रहा है वो डेट भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये दो डेट्स बड़ी मस्ट ज़रूरी होती हैं कि आपने इसको लिखना हो। उसके बाद आ जाता है जी जीआर नंबर। जीआर नंबर सबसे पहले प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीआर रजिस्टर पे पहले बच्चे को वहाँ पे रजिस्टर करें और वहाँ पे जीआर नंबर दें और वहीं से देकर आप यहाँ पे जीआर नंबर लिखें। ऐसा ना हो कि एक बच्चे को जीआर नंबर आपने एडमिशन फॉर्म पे कुछ और लिख दिया और जीआर रजिस्टर पे कोई और लिख दिया हो या उसका डाटा चेंज हो गया हो। तो इस वजह से फिर इन फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि एक बच्चे का जीआर कुछ और रजिस्टर्ड है, एसएमएस पे कुछ और रजिस्टर्ड है और एसएस पोर्टल पे कुछ और रजिस्टर्ड है और आपके जीआर रजिस्टर पे कुछ और जीआर नंबर के साथ रजिस्टर्ड है। इस तरह की प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी इशू फेस करने पड़े हैं, इसलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले आप जीआर रजिस्टर पे पहले बच्चे को रजिस्टर करें, वहाँ पे जीआर नंबर लिखें, फिर उसके बाद सेम इस जो जीआर नंबर है वो यहाँ पे लिख दें। क्लास ऑफ एडमिशन है, बच्चे की क्लास कौन सी है, किस क्लास में वो एडमिशन ले रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाइए कि लास्ट स्कूल अटेंडेड, कि बच्चे ने अगर आपके स्कूल में एडमिशन लेने से पहले अगर किसी और स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था तो वो स्कूल कौन सा था, ठीक है ना। आपने उस स्कूल का नाम लिखना है। और अगर बच्चा किसी इससे पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, यानी कि आपके पास ट्रक में ही आ गया है या वो किसी होम ट्यूशन में पढ़ता था या किसी अपने पेरेंट्स घर में पढ़ाते थे, स्कूल में नहीं पढ़ रहा था किसी भी वजह से, तो आपने यहाँ पे टिक करना है कि आउट ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल में नहीं था। रीज़न ऑफ लिविंग लास्ट स्कूल, कि आपने रीज़न अगर
यहाँ स्कूल था बच्चे का, यानी कि आपके स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बच्चा किसी और स्कूल में रजिस्टर्ड था, तो उसका नाम लिखना है और उस स्कूल को छोड़ने की रीज़न आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया है। मतलब कि अगर उस आपके स्कूल में आने से पहले अगर आपका मैट्रिक तक या मिडिल तक स्कूल है और जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ रहा था वो प्राइमरी तक था, तो 5वीं पास करके वो आपकी स्कूल में छठी क्लास में आ रहा है तो वो ग्रेजुएटेड समझा जाएगा। ठीक है, वहाँ से पास आउट हो गया। तो ये यहाँ पे टिक करेंगे ग्रेजुएटेड की सूरत में। अगर हाउस शिफ्ट यानी कि उन्होंने घर चेंज किया है, तो इस वजह से उसे स्कूल भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम होम, कि वो स्कूल जो था लास्ट स्कूल उसका वो घर से काफ़ी दूर था, इस वजह से वो छोड़ा उसने। उसके बाद ये था क्वालिटी ऑफ स्कूल्स के, स्कूल की स्टडी की क्वालिटी जो थी वो ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं पढ़ाते थे, या अफोर्डेबिलिटी के वो उसकी फ़ीस अदा नहीं कर सकता था। अगर ये इशू है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। माइग्रेट टू अनदर टाउन, के अगर वो एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हो गए हैं तो स्कूल काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अगर ये इशू हो तो आपने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अगर कोई इन इश्यूज़ के अलावा भी कोई और हो तो जो इसमें ना आ रही हो, तो आपने अदर पे टिक करके यहाँ पे इसके आगे मेंशन कर देना। रिलीजन आ जाएगा बच्चे का, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जू है, पारसी है। अगर इसके अलावा कोई और है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ये इसके रिलीजन के हवाले से है। उसके बाद आ जाता है जी हेल्थ। हेल्थ में बच्चे का आ जाता है जी कि अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है हर तरह से, तो उसको आप नॉन डिसेबिलिटी में टिक करेंगे। अगर उसे कोई दिखने में मसला है या नहीं देख सकता, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। बिल्कुल सुनने में मसला है या ठीक से नहीं सुन सकता या बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर वो ज़हनी तौर पर नहीं ठीक, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर वो जिस्मानी तौर पर उसकी कोई एक चीज़ नहीं ठीक या बिल्कुल भी नहीं है, हाथ पाँव टांग इस तरह का कोई भी इशू हो सकता है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। इसके अलावा कोई और है तो स्पेसिफाई तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ये प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि ये हेल्थ के मामले में जो है ना वो लाजमंद जो है ना वो ठीक ऑप्शन को टिक करें, ताकि आने वाले कैट टेस्ट में बच्चे की जो है ना वो सिलेक्शन ना हो सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि प्रिंसिपल ज़्यादातर जो होती हैं वो सब नॉन डिसेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि एडमिशन का बर्डन होता है, काफ़ी सारे एडमिशन हो रहे होते हैं और भी वर्किंग होती है, या कोई प्रिंसिपल टीचर को कह देती हैं आप फिलअप करें, तो वो सारे नॉन डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा उनके सामने नहीं होता, वो फॉर्म फिल कर रहा होती हैं, पेरेंट्स आके एडमिशन करवा जाते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं तो आप ये पेरेंट्स से पूछ लें कि बच्चे को कोई मसला वगैरह तो नहीं है। अगर हो तो वो लाजमी लिखें, ताकि बच्चे की जो कैट्स में ना वो सिलेक्शन ना हो। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होता है कैट, जो पैफ पैक या गवर्नमेंट की तरफ से होता है आपके स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक करने के लिए। उसमें सेंटर बनाया जाता है, बच्चे को वहाँ जाकर टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो डिजेबल होगा बच्चा तो उसका जाना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लाजमी टिक करें। उसके बाद बच्चे का बेफॉर्म है, बेफॉर्म के बगैर बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। ना ही किसी सॉफ्टवेयर में पोर्टल में स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर हो सकता है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा बच्चे का, फिर नेशनैलिटी आ जाएगी पाकिस्तान है या इसके अलावा अदर है। नॉन फॉर्म फैमिली है तो आप यहाँ पे यस और नो करेंगे। नॉन फैमिली वो होती है जो जो खाना बदोश टाइप की फैमिली होती है, वो सीज़न वाइज या कोई मौसमियात के लिहाज से अपने घर चेंज करती रहती है, तो इस वजह से अगर वो है तो आप यहाँ यस और नो करेंगे। मदर टंग की मादरी ज़ुबान कौन सी है और लैंग्वेज एट होम के घर में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, ये आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट का पोर्शन सिर्फ यहाँ तक ही था, तो इसके बाद आ जाता है सी पोर्शन, पेरेंट्स गार्डियन इंफॉर्मेशन की, गार्डियंस डिटेल्स इफ बोथ पेरेंट्स आर डिकेस्ड। ठीक है। अच्छा जी, इसमें नेम ऑफ फादर आ जाएगा और यहाँ गार्डियन आ जाएगा। यहाँ पे एक ही नेम आएगा, अगर किसी बच्चे के फादर नहीं है तो ये उसका उसके गार्डियन है तो गार्डियन का नेम आएगा, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और इसके बाद उसी गार्डियन का या फादर का CNC नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर इसके सामने लिखेंगे। ठीक है ना।
मोबाइल नंबर। उसके बाद उससे फादर या गार्डियन की एजुकेशन लिखेंगे, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर प्राइमरी पाँचवीं तक पढ़ा है, 10वीं पास की, मैट्रिकुलेट है, 12वीं इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद फादर गार्डियन का ऑक्यूपेशन है, अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने टिक करना है। अगर कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा तो आप अनएम्प्लॉयड पे टिक करेंगे। उसके साथ नीचे आ जाते कि नेम ऑफ मदर, मदर का नाम सामने आएगा, उसका CNSC नंबर आएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उसका मोबाइल नंबर इसके सामने आएगा। फिर सेम फादर गार्डियन की तरह इसकी भी एजुकेशन इलिटरेट, प्राइमरी, मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ऑक्यूपेशन मैनिपुलेट, अनस्किल्ड लेबर, अगर वर्किंग कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो अनएम्प्लॉयड पे आप टिक करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं डी, सेक्शन डी है हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन के। मदर, मंथली इनकम ऑफ फादर, फादर की इनकम मंथली कितनी है, मंथली इनकम ऑफ मदर की मंथली इनकम कितनी है। अगर दोनों एम्प्लॉयड हुए तो, अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। मंथली हाउस होल्ड इनकम, अगर दोनों वर्किंग करते हैं तो आपने दोनों को प्लस करके यहाँ इसके सामने लिखना है, या अगर मदर वर्किंग नहीं करती, अनएम्प्लॉयड है, तो सिर्फ फादर की जितनी है उतनी ही आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद सामने आ जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली के, इस फैमिली में इस बच्चा जो एडमिशन ले रहा है इसके बहन भाई कितने हैं, कुल टोटल कितने बहन भाई हैं। ठीक है, आपने टोटल बहन भाई यहाँ पे लिखने हैं, जो बेफॉर्म पे भी आपको मिल जाएंगे, ज़्यादातर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज अंडर 4, यानी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कितने हैं इस फैमिली में, वो आपने यहाँ लिखने हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 5 to 14, कि जो 5 साल से लेकर 14 साल के दरमियान बच्चे हैं वो कितने हैं, वो आपने यहाँ लिखने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली दैट गो टू TCF स्कूल्स और एनी अदर स्कूल्स, यानी कि आपने यहाँ पे लिखना है कि इस फैमिली के कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, चाहे वो TCF के स्कूल में हो या किसी और स्कूल में। आपने एज मैटर नहीं करता है इसमें, आपने सिर्फ स्कूल्स का बताना है कि कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। उसके बाद सेक्शन ई है, इसमें आपको डिटेल्स बताई गई है कि आपने पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट्स या फॉर्म BNIC। जो बे फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने रिक्वायर्ड करनी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ लेनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, अगर इससे पहले कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो और वहाँ से छोड़कर आपके स्कूल में है, और लास्ट रिपोर्ट कार्ड सेंड करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।